से ये तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि सुबह से कई बसें भर भर के छात्र छात्राएं यहां से जा चुके हैं, क्योंकि 25 तारीख तक के लिए कॉलेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्लासेस इनकी सस्पेंड हो चुकी हैं और जो 10 से 20% बच्चे इस वक्त कॉलेज में मौजूद भी हैं, उन्हें अपने हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब ये भी वादा के अनुसार जो वादा किया गया था प्रशासन की तरफ से और कॉलेज प्रबंधन ने भी कि वॉशरूम्स के और हॉस्टल्स की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। और ये भी अब देखना जरूरी है क्योंकि 2 वीडियोस की बातें अब सामने आ चुकी हैं कि आखिरकार ये कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई में मनी ट्रेल इससे जुड़ा हुआ है? क्या वो लड़की अकेली हॉस्टल में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देती थी, या फिर अब 2 लड़कों का जो नाम सामने आया, आपने देखा कि एक तो जो पुलिस द्वारा बताया गया कि बहुत ही क्लोज मित्र रहा है उस लड़की का, और उसके साथ एक और लड़के का नाम इसमें सामने आया। तो ये कनेक्शन क्या है आखिरकार? कहां पर वीडियोस भेजे गए हैं, कौन से फोन्स में ये वीडियोस भेजे गए हैं, जो गैजेट्स हैं, जो एविडेंसेस है, उन्हें यहाँ पर खंगालना है। और इसके साथ ही चैट्स की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। बिल्कुल, चैट्स की भी बात सामने आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो मिसिंग है लड़कियां, कुछ ये भी जानकारी मिल रही है सृष्टि, जाहिर सी बात है कि उनके बारे में भी कि आखिर वो कहां है। इस तरह से नजरबंदी का भी जो आरोप दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन और खासतौर पर पुलिस की अगर बात करें, जो शुरू से ही सवालों के घेरे में है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया सृष्टि पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं प्रीति पांडे हमारे साथ हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, इस वक्त आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। रेखा अग्रवाल हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं साथ ही साथ। इनके अलावा अंशुल सक्सेना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कसौल से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण जी फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रितिका का, जो कि उसी यूनिवर्सिटी की छात्रा है। रितिका, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि दरअसल ये पूरा मामला अगर आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए कि दरअसल क्या था, किस तरह से हुआ था, क्या पहले इस बारे में कोई भी जानकारी आपको थी? जी मैम, मैं बता सकती हूँ। ये जो बातें हो रही थी यूनिवर्सिटी में कि लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है, ये काफी दिनों से हो रही थी। लगभग 3-4 दिन हो गए थे। पर जो स्टूडेंट्स थे जिनके पास में ये प्रूफ्स थे कि वो लड़की वीडियो बना रही है, उन्होंने जाके वार्डन को इन्फॉर्म किया कि मैम आप कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, जैसा आपने वीडियो में भी देखा है कि मैम उस लड़की से पूछ रही है। बट वो चीजें फिर वहीं पे दबाने की कोशिश की गई थी। फिर जब चीजें एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई कि यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है, फिर लड़कियों में काफी गुस्सा, आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने फिर जो भी उनको ठीक लगा कि उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, वो उन्होंने किया। और जैसा यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुए थे, कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है, तो आप भी ये चीज समझ सकते हैं कि लड़कियां इतनी, अभी उनमें इतना दिमाग है कि वो ऐसे ही तो सिर्फ नहीं ना अपनी रात में अपना हॉस्टल्स का गेट तोड़ के, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट हुए थे आप ये कह रही हैं? हाँ। लेकिन पुलिस और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं मैम, जैसा अभी भी जो लॉयर्स हैं कल्प्रिट्स के, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वीडियोस वायरल हुए हैं। वो लड़की खुद वीडियोस में एक्सेप्ट कर रही है कि वीडियोस वायरल, उसने वीडियोस भेजे हैं। चैट में भी बहुत क्लियर है कि वीडियोस गए हैं। वो लड़का फोर्स कर रहा है कि वीडियोस भेजो। अच्छा रितिका, आपकी किस तरह की बातचीत थी उस लड़की से जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है? क्या किस तरह से आपकी? जी मैम, वो फ्रेशर थी, वो MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। जो LC हॉस्टल है वहाँ पर सिर्फ फ्रेशर्स हैं। उनकी रिपोर्टिंग 15 सितंबर की थी। उस लड़की को आए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ था, तो उसका कभी आपको शक हुआ उस पर? नहीं था। कभी शक हुआ? कभी आपने देखा हो, उसको पकड़ा हो कि ये तुम क्या कर रही हो, या कभी बोला कि क्या है ये, क्यों? हाँ, उस पर शक था, इसीलिए उसको फिर फॉलो किया। और उसे लास्ट में पकड़ भी लिया। वीडियो में क्लियरली बोल रहे हैं कि हमने आपको देखा है, वीडियो बना रहे थे। इवन उसने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने वीडियोस बनाए हैं, फिर मैंने डिलीट कर दिए हैं। पर हम नहीं मान सकते ना कि उसने डिलीट कर दिए हैं। लेकिन रितिका देखिए, हर स्कूल लेवल से ही देखिए एक केस ऐसा हुआ था, प्रद्युम्न, पता नहीं आपको ध्यान में है या नहीं है, लेकिन उसके बाद बाकायदा ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि स्कूल लेवल से ही दरअसल इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जहां पर जाकर आप अपनी शिकायत रख सकें। तो क्या इस तरह की कोई शिकायत आपने रखी थी? कोई कमेटी ऐसी थी आपकी यूनिवर्सिटी में? हमें यूनिवर्सिटी में ऐसा होता
से अगर कोई भी इश्यू हॉस्टल का है तो हमें हमारी जो फ्लोर वार्डन है उन्हें इन्फॉर्म करना होता है। हाँ। जैसे हमने उन वार्डन को इन्फॉर्म किया, उन्होंने जाके उस लड़की को सिर्फ थोड़ा बहुत बोला। हाँ। उसके बाद में कोई जो हायर एक्शन होने चाहिए थे वो कुछ भी नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तमाम बातें यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन प्रीति पांडे जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आपने सुना उस बच्ची जिससे हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, उसकी आवाज भी आप देखिए कि लड़खड़ा रही थी, वो डरी भी हुई थी। देखिए, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, लगातार बयान इसमें बदले जा रहे हैं, कई तरह की थ्योरीज जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये पूरी देश की बेटियों का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। जी हिमानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इतना सीरियस इशू है क्योंकि मुझे लगता है कि हर घर में एक बच्चा दो बच्चा ऐसा जरूर होता है जो हॉस्टल में रह के पढ़ता है। तो गर्ल्स हॉस्टल में इतना कुछ होना, गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम और बाथरूम में एमएमएस बनना, इस तरह के वीडियोस बनना जब बच्चे नहा रहे हैं, या उनके प्राइवेट मोमेंट्स की फोटोग्राफ खींचना। सबसे बड़ी बात कि कल मैं ये देख रही थी कि जो पंजाब पुलिस है उनका एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, जो मीडिया ले रही थी, और दूसरा महिला आयोग, ये दोनों के स्वर एक है। और स्टूडेंट जो अभी जैसे आपके चैनल पर रितिका थी, वैसे एक और कल मैं वीडियो देख रही थी जिसमें जो आरोपी छात्रा उसके साथ वार्डन खड़ी है और महिलाएं और जो वहां पे बच्चियां खड़ी हैं, बच्चियां कह रही हैं कि आपने वीडियो और बनाई है। वो कह भी रही है कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है, मैंने डिलीट कर दी है। लेकिन ये यकीन कैसे होगा कि वो वीडियो डिलीट एक्चुअली है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो आरोपी लड़की है वो ये खुद कह रही है कि मैंने वीडियो बनाए। इसके बावजूद क्यों बार बार पंजाब पुलिस और महिला आयोग बार बार इस पे फोकस क्यों कर रही है कि नहीं ऐसे कोई वीडियो नहीं बने? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एमएमएस का कांड है हिमानी जी, सारे लोग एक पेज पे क्यों नहीं है? मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ वो भी यही कह रहे हैं, आरोपी भी वही बात कह रही है, जिनके साथ हादसा हुआ वो भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन ये दो लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। बहुत गहरा, बहुत सीरियस इशू है हिमानी जी। मतलब बहुत सारे बच्चियों की, बहुत सारे परिवारों की जिंदगियां भी स्टेक पे हो सकती हैं, ये भी बता रही हूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रीति पांडे जी। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ी हुई है। रेखा अग्रवाल जी, क्या बता रही है इस तरह की घटनाएं? आप सोचिए कि छात्र हैं ये अभी, क्या महिलाओं को लेकर, क्या उनकी तरफ, क्या डिसेंसिटाइज हुए हम? ये घटनाएं क्या ये बताती है? देखिए, ये सारा मामला ये शो करता है कि बिल्कुल कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही गलत हादसा हुआ है, जहां पर जो ये मोबाइल फोन की जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज किया गया है। आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट के तहत ये बहुत घोर उल्लंघन किया गया है। सो इसके अंदर धारा 354 इंडियन पीनल कोड जो है साफ तरीके से लगती है। और आईटी एक्ट के जो वायलेशंस हुई है, जिनको यूज करके, जिन आईटी एक्ट के तहत उन्होंने वायलेशंस करी है, लोगों की लड़कियों की जो राइट टू प्राइवेसी है, संवैधानिक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव इन डिग्निटी, यानी कि आपको जीने का अधिकार, आप सम्मान से इज्जत से जीने का अधिकार है। हाँ। तो ये जो बहुत उल्लंघन हुआ है, और इसके अंदर ये साफ दिखता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी कहीं पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। मैम, ये आईटी एक्ट को हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आईटी एक्ट के तहत और किस तरह का एक्शन, पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि ऐसे में हो सकता है। इस तरह के केसेस कई आपने देखे होंगे। जी, तो आईटी एक्ट के तहत जो है, इसके अंदर जो सेक्शन 66, 67 की जो वायलेशन हुई है, उसके तहत जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करे गए हैं, सबसे पहले तो उनको जब्त किया जाएगा। और कोई भी और कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इस्तेमाल किया गया हो एमएमएस को आगे वायरल करने के लिए, जो अक्यूज लड़की है उसने अपने जो बॉयफ्रेंड को भेजा, बॉयफ्रेंड ने आगे उसको सर्कुलेट किया, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको जो है जब्त किया जाएगा। और जो साइबर सेल है इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये साइबर सेल जो होता है वो इसके अंदर उनके पास एक्सपर्टीज होती है इस तरह के सेंसिटिव मामलों को। इलेक्ट्रॉनिक आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, वो उनके पास एक्सपर्ट्स के पास होती है। तो जो साइबर सेल है वो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट को करने के बाद में देखेगा कि इसके अंदर क्या मोबाइल फोन यूज किया गया,
इसके अंदर क्या कंप्यूटर यूज सॉरी, आपका ऑडियो लगातार ब्रेक हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी जब दोबारा मैं लौटूं तो आपका ऑडियो एक बार फिक्स करा लिया जाए। तब तक मैं वेदभूषण जी आपका रुख यहां पर करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सवालों के घेरे में है पुलिस शुरू से ही लगातार कि किस तरह से पहले ही आरोपियों को क्लीन चिट दे दी जाती है और क्या कहा जाता है इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर छात्र, और क्या कहा जा रहा है कि ये दरअसल एंजॉयमेंट के लिए यहां पर आए हुए हैं। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, और ये भी कहा कि कमजोर है लड़कियां इसलिए गश खाकर गिर पड़ रही थी। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाए इस पुलिस से? हाँ हिमानी, ये जो बयान डीआईजी साहब का आया है वो थोड़ा जल्दबाजी वाला बयान है, क्योंकि जो आईटी एक्ट में पोर्नोग्राफी को लेकर जो सेक्शंस हैं, हाँ। जो उन्होंने सेक्शंस लगाई हैं, अभी रेखा मैडम की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि वो इतनी संगीन धारा है कि वो नॉन बेलेबल प्रोविजन रखे गए। केवल आईटी एक्ट में एक ही सेक्शन ऐसी है 67 जो नॉन बेलेबल है, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है, और दूसरे बार में रिपीट ऑफेंडर के लिए उसमें 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। तो जो सेक्शंस लगाई ठीक लगाई, पर पुलिस ने जल्दबाजी में इस तरह के बयान दिए हैं, क्योंकि जो रिसीवर एंड पर जो उसका दोस्त है या जानकार है उसके पास जो मोबाइल मिला है और जो लड़की के पास मोबाइल है उसने डिलीट भी कर दिया हो, परंतु जो लेबोरेटरीज हैं फॉरेंसिक जब चेक होगा वो तमाम डाटा रिट्रीव किए जा सकते हैं और सारे एविडेंसेस, इसमें बहुत अच्छा एविडेंस है। ये कन्विक्शन का केस है एक तरह से, क्योंकि इसमें तमाम चीजें कहीं बाहर से कलेक्ट नहीं करनी, केवल इंस्ट्रूमेंट रिसीवर एंड से और दूसरा एंड से जहां से लड़की के द्वारा भेजा गया केवल उनको फॉरेंसिक चेक के लिए भेजा जाएगा। उसमें तमाम चीजें रिट्रीव हो जाएंगी, पता लग जाएगा कितनी वीडियोस बनाएगी, किस एंगल से बनाएगी, कि उनकी क्लिप्स की ड्यूरेशन क्या थी, कितनी लंबी क्लिप्स थी, क्योंकि जो पोर्नोग्राफी है ये बहुत सीरियसली इसको लिया जाता है, इसलिए एक्ट में प्रोविजन किया गया कि इसको नॉन बेलेबल बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैडम बता रही थी, 354C भी इसके अंदर लगाई गई है, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। वुमेन की मॉडेस्टी को एक आउटरेज किया गया, उस लड़की के द्वारा किया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लड़की को एक तरह से आउटरेज कर रही है, उसकी अस्मिता इज्जत को उछाल रही है, और वॉशरूम में जाकर इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही है। अब तमाम जो जांच होंगी उसमें एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, किस एंगल से कहां से खड़े होकर वो शूट करती थी जब वो लड़कियां नहा रही होती थी या दूसरे अपने एक्ट्स में होती थी। तो तमाम चीजें अभी एसआईटी बनी है और ये महिला ही उसकी इंचार्ज है। आपने कहा कि वो तमाम जो भी चैट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, अगर डिलीट हुए भी हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो तो रिट्रीव हो जाएंगे। लेकिन अंशुल सक्सेना भी हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और मैं आपसे अंशुल ये समझना चाहती हूं कि ये कितना चैलेंजिंग होता है और ये कैसे पता चलेगा कि कब कैसे कहां ये जो वीडियोस हैं ये सर्कुलेट हुए हैं, ये लीक हुए हैं, कहीं अपलोड हुए हैं, किस डिवाइस से हुए हैं, कहां हुए हैं, क्या ये पता करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है? अंशुल सक्सेना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि अंशुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं यहां पर यह भी समझने की कोशिश करूंगी कि देखिए मामला सामने आने के बाद प्रीति पांडे कि आप ये देखिए कि जो पेरेंट्स हैं वो कितना ज्यादा डरे हुए हैं, जो इनसिक्योरिटी है वो देखिए किस तरह से बढ़ चुकी है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको वापस बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमको नहीं रखना है यहां पर। भरोसा कायम कैसे होगा? जी हिमानी जी देखिए क्या होता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका इतना बड़ा नाम है देश में, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कहीं ना कहीं जब इस तरह की कोई घटना सामने आ जाती है तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पे भी बात होती है, रेपुटेशन भी खराब होती है। अब आपको पता है इस घटना के बाद सालों साल तक लोग यहाँ पे अपने बेटे बेटियों को, खासकर बेटियों को भेजने से डरेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी की शायद इसमें गलती ना रही हो, प्रशासन की इसमें गलती ना रही हो। एक लड़की की वजह से, कहते हैं ना कि मछली में एक तालाब में एक मछली, जी, अगर यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसको दबा दिया जाए, इसको यहीं दबा दिया जाए, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो ठीक है उसको डिलीट कर दो, लेकिन उसको दबा दिया जाए, ये पेरेंट्स लगातार शिकायत कर रहे थे। जी देखिए मैं तो एक चीज कह रही हूँ ना आपको कि इतने साल के रेपुटेशन पानी में गई, खराब हुई। दूसरा सबसे खराब वाकया ये है कि वहां पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी बेटियां पढ़ रही हैं, वो तो कहेंगे कि भाई आप 1-2 साल का जो कोर्स है घर से पढ़िए, एग्जाम देने जाइएगा, वो तो अपने बच्चों को हॉस्टल में जाने नहीं देंगे। तो प्रशासन, यूनिवर्सिटी का, पुलिस, महिला आयोग देखिए शक के घेरे में
और क्वेश्चन मार्क के घेरे में तो हिमानी जी सब लोग हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं कल से जो वीडियो देख रही हूँ जिसमें उनकी वार्डन खड़ी होकर बात कर रही है, जो आरोपी छात्रा है उनसे, जो छात्राएं वहां पे वीडियो बना रही है, वो बार बार कह रही है कि तुमने 50-60 लड़कियों के वीडियो बनाए। लेकिन पुलिस का अगर आप बयान देंगे तो बयान पुलिस लगातार ये बात कह रही है कि ऐसे कोई वीडियोज नहीं बनी। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर फोन से चीजें डिलीट की गई हैं तो उसको रिकवर भी किया जा सकता है, और कहां भेजा गया है इसकी जानकारी भी और यही जानकारी में लेने की कोशिश कर रही थी अंशुल सक्सेना से। लेकिन अंशुल जी, अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि क्या कितना ये चैलेंजिंग है कि किस तरह से कहां ये सर्कुलेट हुआ, साथ ही साथ कहां ये अपलोड हुआ, कब, कैसे, किस डिवाइस से, क्या ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है? ये चैलेंज तो है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। एक्चुअली इसमें हमें ये पता करना है कि जो उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो पहले उसका एक फॉरेंसिक लैब में जाकर वो चेक होगा कि उसमें क्या क्या चीजें की गई है, हो सकता तो वीडियोस रिकवर हो सकती हैं। जिस लड़के को वो वीडियो भेजी गई है वो कौन से प्लेटफॉर्म से भेजी गई है, कौन से मैसेंजर से भेजी गई है, वो पता करना होगा। और कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया गया हो या कोई और इस तरीके की एप्लीकेशन यूज की गई हो जिससे चीजें ट्रेस नहीं हो पाती है, तो ये पता करना पड़ेगा। तो ये तो अभी तो पुलिस ने ये बोला कि एक वीडियो उनको पता चली है, और मेरे ख्याल से शायद वो एक वीडियो वो होगी जो ऑलरेडी मोबाइल फोन में होगी। लेकिन अगर वीडियो डिलीट भी की गई होंगी तो वो भी रिकवर हो सकती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी पुलिस को आराम से मिल सकती है। जहां बात आती है कि कौन सा आईपी एड्रेस यूज हुआ है या कोई वीपीएन यूज किया गया है, तो वो भी पुलिस ट्रेस कर सकती है विद द यूज ऑफ फॉरेंसिक लैब। तो चीजें आराम से पता चल सकती है। एक बार जो लड़का है उसका भी मोबाइल फोन पुलिस के हाथ में आ जाएगा तो उससे भी और भी चीजें सामने आ सकती है। बिल्कुल, और भी कई चीजें सामने आ भी रही है। लेकिन हाँ, जो एक हफ्ते की ये जो रिमांड मिली है उस पे देखना होगा कि और क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आता है, क्योंकि देखिए विदेशी कनेक्शन जो है वो भी सामने आ रहा है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन मैं बात करूंगी पहले तो रेखा जी आपसे ये कि प्रद्युम्न केस के बाद आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया था, ये ऑर्डर दिया गया था कि स्कूल लेवल से ही दरअसल हम इस तरह की कमेटी, चाहे वो पॉक्सो कमेटी हो, स्टूडेंट कमेटी हो, इस तरह की कमेटी जो है वो इस लेवल से ही स्टार्ट कर दी जाए। क्या आपको लगता है कि वो कमेटी यहां पर कहीं दिखाई दी है? क्या उस कमेटी का कोई रोल नहीं था? जो अभी एक स्टूडेंट ने भी जो बताया, उन बातों को जब मैंने सुना तो ऐसे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस बारे में कोई भी जो है फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रखी है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इस संस्था के अंदर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात उठी है तो ये पहली बार कहीं पर कोई जगह पर हो। स्कूल कॉलेज में जहाँ यंगस्टर्स होते हैं अक्सर इस तरह की बातें जो होती है यंग एज के अंदर हमको सुनने को आता है कि गलत काम होते हैं। तो जो जैसे अभी स्टूडेंट ने बताया कि हमने इसके बारे में पहले भी नोट किया था कि जो अक्यूज लड़की है, जो आरोपी लड़की है, उसको हमने पकड़ा था वीडियो बनाती, पर उसने कहा कि डिलीट कर दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कोई इन हाउस मैकेनिज्म जो होना चाहिए कंप्लेंट कमेटी, वो वहां पर नहीं बनी हुई है। अगर ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी होती तो ये जो स्टूडेंट है या फिर वहां पर जाके अपनी कंप्लेंट करती कि देखिए हमने किसी को इस तरह से वीडियो बनाते हुए देखा है, तो जिसको कहते हैं कि निप इन द बड, जो गलत काम है वहीं पर भी किया जाता और ये इतना बड़ा बवाल नहीं बच जाता। जहां पर बच्चों का, मासूम बच्चियों का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ है, उनकी जो अस्मिता है उसका उल्लंघन हुआ है, आउटरीचिंग मॉडर्निटी की जो धारा लगी है तो वो तो ठीक है, माना कि जो जाति है उसको सजा मिलेगी, पर ये जो बच्चियां हैं जो इनके ऊपर दिल के ऊपर जो चोट पहुंची है वो तो बहुत समय लगेगा उसमें से उभरने के लिए। बिल्कुल, तो ये लंबा चौड़ा जरूर चलता रहेगा, परंतु जो विक्टिम है कहते हैं के राइट होते हैं हमारे देश के अंदर, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं वेद भूषण जी आपका भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा था कि भैया पारदर्शी जांच होगी। कल 1:30 बजे रात में वो धरना जो है स्टूडेंट्स का वो खत्म कराया गया और उनको कहा कि भाई ठीक है, अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, लेकिन ये बताएं कि एक हफ्ते के लिए अगर यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है तो वो ट्रांसपेरेंसी कहां दिखाई देगी? वो पारदर्शिता जिसकी बात कर रहे हैं, पारदर्शी जांच कैसे होगी? इतना सवालों के घेरे में, इतना शक के घेरे में क्यों है आखिर ये पुलिस?
हाँ बिल्कुल, थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है। मुझे भी उनका एक्शन कुछ ऐसा लगा कि पुलिस ने जल्दबाजी में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो इस केस के मेरिट्स से अलग हो सकते हैं। परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसमें मॉनेटरी एंगल देखना है। तमाम कॉल डिटेल्स जो उस लड़के के साथ एलिज लड़का है, अरेस्ट भी हो चुके हैं 2 लड़के, उनके साथ क्या कनेक्शन थे और क्या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन थे, जिस तरह की बातें आ रही हैं। और हिमानी, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका ये होगा, आपको याद होगा यूक्रेन के अंदर 2500 लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए विदेश गए थे, और हमारे यहाँ भी दिल्ली के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर दूसरे कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक बहुत गलत एक मैसेज गया है इस चीज का, और जाएगा, क्योंकि इट्स ए बिग न्यूज। पोर्नोग्राफी जो है आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए बहुत केयर रखते हैं दूसरे कंट्रीज के, वहां पर पोर्नोग्राफी की कोई ऐसा साइबर क्राइम ना हो। तो इसका एक बहुत बड़ा एक गलत मैसेज भी जाएगा, अक्रॉस वर्ल्ड जाएगा। इंडिया तो जा ही रहा है, आपके तमाम चैनल, तमाम मीडिया दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाऊंगी। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है इसमें, मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाऊंगी। और प्रीति पांडे, जिस तरफ वेद भूषण जी दरअसल कह रहे थे, क्या ये बता रहा है कि ये एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, और जिस तरह से विदेशी कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है, क्या ये पोर्नोग्राफी का मामला जो है वो यहां पर नजर आ रहा है? हिमानी जी, देखिए, जांच का विषय है, कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन क्योंकि वेदभूषण सर खुद बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो इस केस को देख के ही बहुत सारी चीज़ें ये लोग समझते हैं। तो अगर उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाएं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर उसको ये बात कहें, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से अभी बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम पोर्नोग्राफी में, चाहे उनको क्लीन चिट मिली है नहीं मिली है बहुत अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इस तरह का गंदा व्यापार देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पैसा कमाने की एक जिद में, और पैसा कमाने के लिए, चाहे वो कोई बॉलीवुड के बहुत बड़े लोग हो, चाहे ये सनी जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसको शिमला से पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती। आजकल पैसा कमाने के लिए किसी भी स्तर पे आप, मतलब लोग पैसा कमाने के लिए, स्टेटस वो मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, क्या हमारी जो जनरेशन है, क्या वो उस तरफ जा रही है? हिमानी जी, हमें अपने, हिमानी जी, बिल्कुल, मैं एक चीज जरूर कहूंगी एज ए सोशल वर्कर, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, सामाजिक इशू है। बेटियों के साथ साथ हमें अपने घरों में बेटों को भी शिक्षा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भी ये सनी है और ये शर्मा लड़का जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर में भी बहन है, उसके घर में भी बेटी है, उसके घर में भी माँ है। तो लोग अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो उनकी आत्मा भी कांपनी चाहिए कि कभी ये हमारे घर में, हमारी घर की महिला के साथ भी तो हो सकता है। ये डर क्यों नहीं आता उनके मन में? ये भी तो डर आना चाहिए ना। तो ये सोशल इशू है बहुत बड़ा ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अंशुल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जिस तरह से अलग अलग नंबर्स से कॉल आ रहे हैं, ये थ्रेड कॉल्स आ रहे हैं, वो कुछ काउंटर्स भी आए हैं कि इतनी देर बात हुई है, इतने मिनट बात हुई है, ये तमाम चीजें आ रही है, और उसी के बाद दरअसल ये पूरा गुस्सा भड़का था। कैसे पता चले इन नंबर्स का? क्योंकि देखिए, कुछ तो रजिस्टर्ड होंगे, वो पता चल जाएंगे, लेकिन जो वाया ऐप आ रहे हैं उसका पता कैसे चल पाएगा? क्या वो भी चैलेंजिंग है? जी नहीं, वो भी ट्रेस हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो भी जिस भी नंबर से फोन आ रहे हैं या जो भी नंबर आ रहे हैं, वो ट्रेस हो सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है, उसके बारे में चीजें मालूम पड़ जाती हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले सुल्ली और बुल्ली बाई केस आया था, उसमें भी बाहर के नंबर का यूटिलाइज किया गया था, उसमें नेपाल का VPN का यूज किया गया था, और भी ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर लड़की की फोटोज वगैरह शेयर की जाती है, उसमें भी लोग बाहर की नंबर या VPN का यूज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, जैसे पोर्नोग्राफी की बात हो रही थी, बताना चाहता हूँ, अगर वो वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि उनको पोर्नोग्राफी की तरह यूज किया जाए, तो वो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। डार्क वेब में आप जाएंगे तो उसमें भी पूरा एक मार्केट टाइप का बना हुआ है पोर्नोग्राफी का, जहां पर आप कोई भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर लोग वीडियोस अपलोड करते हैं और उसके बदले उनको रुपए मिलते हैं। हाँ। इस टाइप के नेटवर्क चलते हैं। ठीक है। तो ये तभी पता चलेगा जब उस लड़के से इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा तो उन वीडियोस अगर ले रहा था तो उन वीडियोस का कहाँ यूज कर रहा था, ये वीडियो कहाँ यूज कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का समय देने के लिए, 5 का प्रहार के इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देशवासियों का राष्ट्र प्रेम की भावना जो उनके अंदर है, इस भावना के परिणाम स्वरूप एकजुट होकर वह कार्य कर रहे हैं। बिना राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना
और बिना एकजुटता के दुनिया का कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, यह हमारी मान्यता है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि थीम पर यह आयोजन मैं मानता हूं कि अपने संकल्पों की और साथ ही साथ अपने उद्देश्यों की भी यह अभिव्यक्ति है, और साथ ही देश की जनता की भावना, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में भी एक यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और रिपब्लिक भारत मीडिया समूह के इस प्रयास के लिए मैं पुनः रिपब्लिक भारत मीडिया को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि मैं समझता हूं कि यह हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक यह महामंत्र है। हम अपने मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को केंद्र में रखें और उसके हित के अनुरूप कार्य करें, यही राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है, यही राष्ट्र को ऊंचाइयां हासिल करा सकता है। और मित्रों, आज भारत की आजादी के 75 वर्ष का लंबा समय गुजर चुका है और आने वाले 25 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने इसे अमृत काल का नाम दिया है। और इस बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बात कही, और उनकी हर बात से जब भी उनका कोई भाषण होता है एक बात निश्चित रूप से सामने आती है, नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वोपरि। और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर चलकर ही मैं कह सकता हूं कोई गवर्नमेंट हो, यदि वह काम करेगी तो उस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। मित्रों, आप यह कह सकते हैं कि जब हमें आजादी मिली उस समय भारत कमजोर था और इस सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता। गरीब था, इसलिए उसे विकास की राह पर रफ्तार पकड़ने में समय लगा। सहज रूप से मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। और यह बात जो मैं कह रहा हूं हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। 1960 में वह लुढ़क कर 8वें स्थान पर आ गई और 1970 में वह 9वें स्थान पर आ गई और 1980 में वह टॉप 10 की सूची से बाहर हो गई। और 90 के डिकेड में थोड़ा सुधार हुआ, मगर टॉप 10 की रैंकिंग में तब भी भारत बाहर ही था। बदलाव की शुरुआत प्रारंभ हुई अटल जी, या थोड़ा उसके पहले कह सकते हैं कि शासन में आने के बाद जिस तरीके से अटल जी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड के तीनों आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड। कोर्ट में पुलिस का दावा, वॉशरूम में बनाए गए वीडियोस पंजाब पुलिस ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। थोड़ी देर बाद कैप्टन की पार्टी का बीजेपी में होगा विलय। कई पूर्व विधायक भी कैप्टन के साथ थामेंगे बीजेपी का दामन। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई के एक्शन पर ममता सरकार का पलटवार। विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव। बीजेपी ने किया पलटवार, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर सरेआम गोलीकांड। बदमाशों ने गैंगस्टर संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या की। फायरिंग में 2 लोग घायल। 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था गैंगस्टर संदीप सेठी। जम्मू कश्मीर में सेना के प्रहार से टूटी आतंकियों की कमर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, घाटी से खत्म होने के कगार पर है आतंकवाद। आतंकी गतिविधियों पर हो कुछ मदरसों पर एजेंसीज की निगाह। ये जो आपकी जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है एज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आप अपने प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानते हैं इन दिस रोल एज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? अनुराग जी। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत का आभार प्रकट करता हूं कि आपने सम्मेलन का थीम भी और नाम भी ऐसा चुना है
जिसको नेशन फर्स्ट कहें, ये राष्ट्र सर्वोपरि कहें। ये हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है कि देश को ही प्राथमिकता दे। और मैं जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब मेरा पहला कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जब सेना पर पथराव हो रहा था, संसद में कोई बोलता नहीं था, मैं उस बार दूसरी बार का सांसद था 15वीं लोकसभा में, तो मैंने इंडिया फर्स्ट करके कार्यक्रम चलाया, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी दी। फिर कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की आर्टिकल 370-35 से ख़त्म करने के लिए, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए, सेना पर पथराव रुकवाने के लिए और कश्मीर को जो ग्रेटर ऑटोनॉमी स्वायत्ता देने की बात करते थे उसको रुकवाने के लिए। तब शायद तिरंगे में कोई विश्वास, उस तरह से मीडिया के लोगों ने प्रश्न खड़ा किया, कौन आएगा 21वीं शताब्दी में तिरंगे के लिए आपके। मैं तब भी कहता था कि नहीं, ये देश की बात है, भारत की बात है। आप याद करिए कलकत्ता से कश्मीर की वो यात्रा, जब जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया, मुझे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाला गया। अपने देश और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप यहां पर देख रहे हैं और बीजेपी दफ्तर दरअसल इस वक्त पहुंचे हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी जो पार्टी है पीएलसी यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस, आज दरअसल उसका विलय बीजेपी में होना है। कई और जो सदस्य जो उनके साथ इस वक्त यहां पर देखिए ये तमाम नजर आ रहे हैं और वो भी उनके साथ बीजेपी में जो पार्टी का जिस तरह से विलय हो रहा है उनके साथ। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैप्टन की जो नाराजगी सामने आई थी, उसके बाद ही कांग्रेस से जब अपना नाता तोड़ दिया था तो अपनी जो नई पार्टी है उसका दरअसल गठन किया गया था कैप्टन की ओर से। पीएलसी यानी कि पंजाब लोक जो कांग्रेस है वो पार्टी गठित की गई थी, लेकिन आज उसका बीजेपी में विलय होने जा रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ भूमिका अब यहां से होने वाली है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो पंजाब में पार्टी पुनर्गठन की तैयारी में है और एक लंबे वक्त से दरअसल वो एक सिख चेहरा जो है, एक स्ट्रॉन्ग सिख चेहरे वो उसकी तलाश में भी थी और वो जो उसकी तलाश है, ऐसा लग रहा है कि वो कैप्टन अमरिंदर पर जाकर खत्म हुई थी। इसे लेकर दरअसल कांग्रेस की ओर से जो सवाल है वो भी उठाए गए थे कि कैप्टन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो नजदीकियां हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से जो सवाल है, निशाना है, वो भी कैप्टन पर साधा जा रहा था। और अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब यहां से पार्टी का विलय हो रहा है तो क्या कुछ भूमिका आगे पंजाब में कैप्टन की रहने वाली है। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। पूछता है भारत आपसे, नेशन वांट्स टू नो, अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल को जरूरत क्यों है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे बारे में ये कहा, फलाना कहा, ये कहा। तो ये अप्रोच मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो इसलिए भी कि देश का मीडिया जो उनसे सवाल पूछ रहा है कि शराब घोटाला क्यों किया और इन शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने क्यों खाया। और मैं सीधा आरोप एक बार फिर लगा रहा हूं, शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल है और मुख्य हर्ष और आनंद का पल है कि देश के बहुत ही अनुभवी राजनेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता, पंजाब के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और अपनी
पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। हम आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर। आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अभी मंच पर श्री अमरीश सिंह अलीवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वह पूर्व लोकसभा के सांसद हैं। श्री अजैब सिंह भट्टी जी जो पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री केवल सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, वह भी मंच पर विराजमान हैं। युवराज रविंदर सिंह जी जो पंजाब लोक कांग्रेस के महासचिव हैं, वह भी मंच पर हैं। बीबा जयेंद्र कौर जी जो कि पंजाब लोक कांग्रेस की उपाध्यक्षा भी हैं, वह भी मंच पर विराजमान है। आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ में हैं। हमारे पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं किरण रिजिजू जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह करूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका और बुके देकर विधिवत पार्टी में स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अमरीश सिंह अलीवाल जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका दें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अजैब सिंह भट्टी जी जो कि पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनका भी पार्टी की पर्ची उनकी सदस्यता की उनको दें। आदरणीय तोमर जी श्री केवल सिंह जी को भी पार्टी का सदस्यता की पर्ची देंगे। आदरणीय किरण रिजिजू जी युवराज रविंदर सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। आदरणीय तोमर जी से आग्रह है कि बीबा जयेंद्र कौर जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। केवल सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची देंगे।
एमएलएज हैं वो भी दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं और आज से यहां से आप ये देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से एक नई पारी की जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है। हालांकि देखिए ये चर्चाएं तो तभी जोर पकड़ने लगी थी जब एक महीने पहले, आज से महीने भर पहले दिल्ली में एक राजनीतिक सवाल, वैसे इनके बारे में और एक मैं आपको आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट हिम। ये मैं किसी से मिला था, गुवाहाटी गया था 3 हफ्ते पहले, तो बोला कि हिमंता बिस्वा शर्मा को आप मिले, तो मैंने बोला नहीं मिले। बोले इनको मिलना है तो रात के 12 बजे 1 बजे ऐसे क्या करते? बोले कि ये देखिए 10 बजे डिनर करते हैं, 11:30 बजे बैडमिंटन खेलने जाते हैं, फिर मीटिंग शुरू करते हैं। तो ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आप मीटिंग्स 2 बजे तक करते हैं और सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि अब आपको पॉलिटिकल विजर्ड माना जा रहा है देश में, जो असंभव है। नहीं, आप इनकार मत कीजिए। आप ममता बनर्जी से भी बात करते हैं, आप गोवा में भी किसी के पार्टी को तोड़ देते हैं, आप किसी को तोड़ के ले आ जाते हैं। आपके खिलाफ जो लोग हैं AUDF वाले असम में, वो भी आपके साथ वोट कर लेते हैं। एक कहानी है कि आप एक दिन मिसिंग हो गए थे 12 घंटे के लिए किसी वोट के पहले, और अगले दिन हिमंता बिस्वा शर्मा है, किसी को पता नहीं था, तो अगले दिन गाड़ी आई, गाड़ी में वो सारे ऑपोजिशन को बिठा के और उनके साथ सारे लोगों को लेके वोट करा के वोट जीत के आ गए। तो ये आप में ये किस कौन सी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है कि आप सबको ले भी जाते हैं, सबको तोड़ भी देते हैं? कुछ तो ये स्किल कहां से मिली आपको? आप इसको देखिए, इनकार मत कीजिए, ये आप कर चुके हैं। नहीं, आपको मैं यही बताता हूं, मेरा अभी जो मैं ये अपना एक कन्विक्शन मानता हूं। अभी साधु जी ने पूछा अगले कौन सरकार तोड़ रहा है? सारा कांग्रेस का सरकार तोड़ जाना चाहिए। सारे कांग्रेस का सरकार देश से तोड़ जाना चाहिए। नो कांग्रेस गवर्नमेंट शुड एग्जिस्ट इन इंडिया। ये देश के लिए सेवा है। अभी जो कांग्रेस पार्टी जो है, आप देखिए क्या हुआ। राहुल गांधी आपसे इतने चिढ़ते क्यों हैं? उनकी और आपकी उम्र करीब करीब सेम है, और कहा जाता है कि कांग्रेस के पिछले 70 सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़े लॉस हिमंता बिस्वा शर्मा है। उन्होंने आपको जाने क्यों दिया? वो उनके आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको 2-3 बात करता चाहता हूं। मेरा प्रॉब्लम क्या है? देश में गांधी फैमिली कौन है? आप बताइए, गांधी फैमिली कौन है? मैं तो सिर्फ वाड्रा फैमिली को जानता हूं। आप जो भी है गांधी फैमिली बोलने से आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यू विल रेफर? नहीं, मैं तो महात्मा गांधी के जो भी है वही बात है। देश में गांधी फैमिली है, महात्मा गांधी, राजमोहन गांधी, तुषार गांधी। बरिया से हाईजेक करके गांधी फैमिली हो गया दूसरा फैमिली। कांग्रेस था किसका पार्टी? सुभाष चंद्र बोस का पार्टी। कांग्रेस किसका पार्टी था? गांधी जी का पार्टी। कांग्रेस किसका पार्टी था? बाल गंगाधर तिलक का पार्टी। अभी कांग्रेस क्या कहते हैं? फैमिली विल बी अपसेट। अरे कौन सा फैमिली है यार भाई? ये सारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया, इससे देश को बाहर निकालना है। तो जहां जहां कांग्रेस का सरकार तोड़ता है, मेरा कंट्रीब्यूशन हो भी ना हो, मुझको पूछने से मैं बहुत। पंजाब में वाड्रा कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय। कई पूर्व कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड के तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट में पुलिस का दावा, वॉशरूम में बनाए गए वीडियो। पाताचौल घोटाले में संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई के एक्शन पर ममता सरकार का पलटवार। विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव। बीजेपी ने किया पलटवार, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर सरेआम गोलीकांड। बदमाशों ने गैंगस्टर संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या की। फायरिंग में 2 लोग घायल। और जम्मू कश्मीर में सेना के प्रहार से टूटी आतंकियों की कमर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, घाटी से खत्म होने के कगार पर है आतंकवाद। आतंकी गतिविधियों पर, मदरसों पर एजेंसियों की नजर।
आस्था कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में सीधे सीधे सवाल ये कि मंदिर की जमीन पर वक्फ का कब्जा कैसे। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। तमिलनाडु के 3 तस्वीरों से शुरुआत करती हूं। तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव की 90% जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई। इसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर को ही वक्फ अपनी मिल्कियत में शामिल कर चुका है। इसे लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। सोचिए, जहां मंदिर है वहां पर वक्फ बोर्ड कह रहा है ये जमीन तो हमारी है, यानी कि मंदिर का पूरा प्रांगण और वहां पर हिंदू बहुल कई गांव हैं वो भी वक्फ की संपत्ति हो गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले में दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वक्फ है क्या, जिसकी 13 सालों में जमीन दुगनी हो गई, और कैसे हिंदू मंदिरों और बड़े बड़े सरकारी ठिकानों पर भी वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जमा सकता है। क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते वक्फ को मिली इतनी बड़ी छूट कि आज हिंदू मंदिर की जमीन भी वक्फ की जमीन है? इसी पर आज की महाभारत। हिंदुओं की जमीन पर वक्फ का कब्जा। साल पुराने मंदिर पर वक्फ का कब्जा कैसे? हिंदू बहुल गांव, वक्फ बोर्ड का अजीब दाव। संसद भवन, पीएम आवास भी मुसलमानों की संपत्ति। वक्फ बोर्ड को किसने सौंप दी दिल्ली की 123 संपत्ति? वोट बैंक की लूट, किसने दी वक्फ को छूट? तो सोचिए, जो गांव हिंदू बहुल है, जहां पर हिंदू मंदिर है, वहां वक्फ की अपनी मिल्कियत है, ये वक्फ बोर्ड का कहना है। अब मैं आपको बताती हूँ वक्फ है क्या, क्यों इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कहा जाता है कि अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति दान की जाती है वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। इसी के साथ साथ इसे आगे बढ़ाइए महेश। ये कहा जाता है कि मालिक वापस नहीं ले सकता है इस संपत्ति को, यानी कि दान दे दी गई और उसके वापस नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ कानून क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है? 1954 में वक्फ कानून बना था। अब इसके मतलब क्या, 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना हुई, यानी कि किस तरह से ये वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। केंद्र सरकार के अंदर ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। अब ये भी आपको बताऊं कि कैसे वक्फ की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही। वक्फ में कब्रिस्तान, मस्जिदें, मजार सभी आती हैं, इनका सबका रखरखाव यही वक्फ बोर्ड करता है। 1995 के आर्टिकल 40(3), जी हां 40(3) में नए प्रावधान जुड़े, और इसमें क्या हुआ? नए प्रावधान के मुताबिक जमीन किसकी है, सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करता है। यानी कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन तो वक्फ की है, सर्वेयर ने सर्वे कर दिया और उसके बाद उस पर दावा ठोक दिया। सर्वे का खर्च राज्य सरकार उठाती है, यानी सर्वे तो वक्फ बोर्ड का है लेकिन खर्चा सरकार का है। अब मुस्लिम कानून के मुताबिक मानी जाएगी वक्फ की जमीन, यानी ये जमीन वक्फ की हो गई। और इसी के साथ साथ वक्फ के फैसले के खिलाफ आप सीधे कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। आपको सीधे सीधे पूरे मामले को वक्फ की अदालत में ही उठाना है। वक्फ के फैसले के खिलाफ आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। दावा वक्फ करे तो दूसरे पक्ष को साबित करना होगा कि यह जमीन उनकी नहीं है। यानी अगर किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने